एक कंपनी जिसका रिजल्ट आया है यहाँ पर आज के दिन, जिसका नाम है प्रिकोल लिमिटेड, और ये कंपनी का जो रिजल्ट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। दीज आर द नंबर्स, और यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पिछले मार्च के क्वार्टर के मुकाबले इस मार्च के क्वार्टर के अंदर में देखने को मिला है कि लगभग 45% का रेवेन्यू इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट लगभग यहाँ पर डबल हो गए, 34 करोड़ से 73 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। दैट इज नाइस, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, दैट इज दिस वन की कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स जो है सेगमेंट बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे 472 था, इस बार 577 हो गया है, लगभग 100 करोड़ का इंक्रीज है। बट यहाँ पर 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है पूरे साल के अंदर में, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 100 करोड़ रुपए अटक जाना पैसा इज नॉट ए बिग थिंग, बिकॉज कंपनी ने जो जो रेवेन्यू के अंदर में एक्सप्लोजन आया है उसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 100 करोड़ का ही ट्रेड रिसीवेबल्स रह जाना इज नॉट ए बिग डील, बिकॉज यहाँ पर जो ईयरली बेसिस के ऊपर में जो एक्सप्लोजन आया है 2700 करोड़ से सीधे के सीधे इस 4000 करोड़ का ईयरली इंक्रीज, वो बहुत ही अच्छी पॉइंट है। और नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर 167 करोड़ से 250 करोड़ हो ही गए पूरे साल के अंदर में। अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एक अगर आप लोग पढ़ते हैं इनका अभी रिसेंट का जो मैनेजमेंट ने क्या बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि 2030 तक ये जो रेवेन्यू है इसको 8000 करोड़ तक पहुंचा दे, ऐसा उनका मानना है। तो अगर रेवेन्यू 8000 करोड़ पे पहुंचेगा 2030 तक, और साथ में रेवेन्यू मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं बोल रहा, हवा में नहीं बोल रहा, उन्होंने रिसेंटली टाई अप भी किए हैं। और अगर हम लोग डेटा को चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, तो यहाँ पर कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेंड करती हुई नजर आ रही है, जो कि ये नंबर देखने को आपको मिल रहा होगा। ये एक्सपेंशन कंपनी ने पिछले साल किए हैं, पिछले से पिछले साल, राइट। उसकी वजह से तो अभी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़े तो कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े, इसी वजह से बढ़े। और कंपनी अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा पैसा झोंक रही है, मतलब और एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, जिसके नंबर जिनको देखते हुए लग रहा है कि मैनेजमेंट सिर्फ बोल नहीं रहा है, प्रिडिक्ट भी करके बैठा हुआ है कि हाँ यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और उसके लिए प्लानिंग भी चल रही है। 8000 करोड़ भी नहीं, मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा आगे जा सकती है, 10,000 करोड़ तक जा सकती है 2030 तक, मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक्सपेंशन चल रहा है। इसके साथ में कंपनी काम क्या करती है बेसिकली, क्योंकि हमको भी तो पता चले कि हाँ मैनेजमेंट तो चलो कुछ भी बोल रहा है, बट हमें भी तो दिखना चाहिए कि हाँ आ सकता है भाई, इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर में तो ग्रोथ आ सकती है। कंपनी जो है, आप लोग जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स के सामने, फोर व्हीलर के सामने जो स्क्रीन देखते हैं, राइट, स्पीडोमीटर वगैरह देखते हैं, वो कंपनी बनाती है, चाहे वो एलसीडी वाले हों, चाहे एलईडी वाले हों, चाहे वो एनालॉग वाले हों, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी एंटी ब्रेकिंग सिस्टम्स, एबीएस सिस्टम भी बनाती है, राइट, वो जो ब्रेक लगाते हो आप, वो भी कंपनी बनाती है, डिस्क ब्रेक भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि बाहर जो बॉडी के जो पार्ट्स लगते हैं प्रिसीजन वाले, वो भी कंपनी बनाती है, जो पॉलिस्ट प्लास्टिक पॉलीमर जिसको भी जो भी बोलते हैं हम लोग उसको, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी बनाती है, राइट। तो बेसिकली टू व्हीलर से जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे स्विचेस हो गए, चाहे क्लचेज हो गए, चाहे एंटी डिस्क ब्रेकिंग हो गया, डिस्क ब्रेक हो गया, चाहे डिस्प्ले हो गया, चाहे बॉडी के पार्ट्स हो गए, ये सब कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर लिया। और डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर करती है आइटम्स, ये जो ओईएम है, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको डायरेक्ट डिलीवर करती है, बिचौलियों के साथ में ये डील नहीं करती, डीलर्स वगैरह डील नहीं करती, डायरेक्ट कंपनियों के साथ में टाई अप होता है इनका। और अभी एक्सपेंशन भी उनके साथ में मिलके ही कर रही है, राइट। अभी इन्होंने जो नए टाइप्स भी किए हैं एक चाइना की कंपनी के साथ में, और भी एडवांस डिस्प्ले सिस्टम बनाने का इन्होंने, मतलब उसके साथ में टाइप करके, शायद वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी कंपनी, शायद चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, उसके साथ में इन्होंने टाइप किया है। साथ में ही इनका यूरोप की कंपनी जो कि स्विचेस ग्लिचेस वगैरह बनाती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसके साथ में इनका टाइप हुआ है कि, और ये कंपनी R&D के अंदर में लगभग 5% के आसपास में अपने रेवेन्यू का खर्च करती है। दैट इज़ ग्रेट। आई थिंक नेट प्रॉफिट का 5% के आसपास में खर्च करती है। दैट इज़ नाइस। 5% में बहुत कम कंपनियां खर्च करती हैं। नेक्स्ट, तो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं इनको देखते हुए लग रहा है कि हाँ मैनेजमेंट सीरियस है। अब यहाँ पर कंपनी अगर 8000 करोड़ रुपए अगर जनरेट कर रही होगी, रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना चल रहा होगा उस वक्त। तो जैसे ही आप लोग अभी देख पा रहे हैं कि लगभग 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी पहुंच चुका है ईयरली बेसिस पे, 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। एंड लेट्स से कि उस वक्त रेवेन्यू इंक्रीज की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सुधरेंगे इन 4 ईयर्स, तो राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर और सुधरेंगे तो क्या होगा। अब वो सुधरेंगे कि उसके पीछे एक बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन होता है कि जब कंपनी के अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सप्लोजन आता है, बट क्या होता है कि कॉस्टिंग वाली जो चीज़ होती है वो अपने हिसाब से चल रही होती है, तो वो जो रेवेन्यू के और कॉस्टिंग के बीच में जो गैप बड़ा हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं उस गैप के बढ़ने की वजह से।
तो यहाँ पर मैं 15% अगर मान के चल लेता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 15% रहेंगे, तो 8,000 करोड़ का 15% कितना होता है? लगभग 1200 करोड़ के आसपास में होता है। 1200 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1200 करोड़, और उसके बाद में लगभग 3-4 साल तक कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। दैट मीन्स कि कंपनी लोन लेके काम करे, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये आपका जो डेप्रिसिएशन ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये भी इंक्रीज होगा, हो सकता है क्या, होगा ही। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हो रहे होंगे, राइट। तो लगभग अगर हम लोग मान के 1200 करोड़, तो 200 करोड़ हम मान के चल लेते हैं कि 200 करोड़ रुपए यहाँ पे जाएंगे, तो 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। 1000 करोड़ के ऊपर में फिर 25% के आसपास में टैक्स लग जाएगा, तो लगभग 750 करोड़ के आसपास में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उस वक्त, राइट। जो कम मैनेजमेंट मान के चल रहा है 8,000 करोड़ के आसपास का। मुझे लग रहा है जिस तरीके से ग्रोथ आ रहा है 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अगर 10,000 करोड़ तक पहुंच जाती है, तो फिर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 800-900 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। अब ये आज का पी रेशियो चल रहा है लगभग 30 के आसपास में, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लगभग 750 से 800 करोड़ के अगर हम लोग पी रेशियो के हिसाब से अगर उस वक्त भी इतना ही चले, तो 8 8 24, राइट। तो लगभग 24,000 करोड़ की कंपनी की जो है नेट जो मार्केट कैप है वो होने के चांसेस हैं, जो कि यहाँ से 714-721 तो लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, लगभग 4 साल के अंदर में ही। ये एक थोड़ा सा मैंने आपको रेवेन्यू के जो मैनेजमेंट बोल रहा है, जो कंपनी काम कर रही है उसके हिसाब से एक ग्रोथ दिखाया है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, जो नंबर्स हम उनको जिनको देख रहे हैं, राइट। इसके अलावा क्या कोई और नेगेटिविटी नजर आती है कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर में? यस, नेगेटिविटीज कुछ नजर आ रही हैं। दैट इज वन इन दी शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर मैंने जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो तो स्टेक नहीं बेच रहे हैं, बट यहाँ पर एफ को देखोगे तो यहाँ पर एफ ने थोड़ा सा बहुत स्टेक बेचा है, डी ने तो नहीं बेचा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक की बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई है। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग तो बढ़ी है, बट नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन द पब्लिक हैज डिक्रीज्ड। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर, काफी अच्छा। ये क्यों इसलिए पॉजिटिव पॉइंट होता है? यूजुअली जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो पब्लिक की फॉर्म में भी बैठे हैं, जो शेयर खरीद के बैठे हैं पब्लिक की फॉर्म में, एफआई की फॉर्म में, डीआईएस की फॉर्म में, वो जब बेचते हैं तो आम पब्लिक खरीदती है, क्योंकि आम पब्लिक के ऊपर डंप किए जाते हैं, डंप करे जाते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यूजुअली बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्चुअली एफआई ने बेचा, उसके बावजूद भी यहाँ पर घटे हैं। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ही शेयर्स उठाए हैं। ये पॉजिटिविटी दिखाता है। यहाँ पर थोड़ा नेगेटिविटी थी कि एफआई ने बेचे हैं बट स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं खरीदे। दैट इज अगेन नाइस कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में क्रंच आया है, नाइस। नेक्स्ट जो आज दिक्कत हमें नजर आ सकती है, दैट इज कि अगर ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सेगमेंट के अंदर में अगर स्लो डाउन आता है, बिकॉज ऑफ द इनकम जो है इंडिया के लोगों की वो बढ़ नहीं रही है उस स्पीड से, जीडीपी वगैरह उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अगर इन 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेल्स के अंदर में अगर स्लो डाउन आता है, तो फिर इस कंपनी को भी उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द मेन नंबर। साथ में अगर हम लोग एक नेगेटिविटी यहाँ से चार्ट से भी नजर नजर आती है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग ये भागा ही भागा है स्टॉक। 2020 के बाद में अगर देखा जाए तो 40 रुपए से लगभग ये 600 700 800 रुपए तक पहुंच चुका है, 40 रुपए से। तो दैट इज अगेन लगभग 17-18 टाइम्स का ऑलरेडी अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है इसके अंदर में, पिछले 5-6 सालों के अंदर में। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसके जो शेयर प्राइस है उसमें देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं बढ़ सकता है। जब कंपनी अगर ग्रो करती रहेगी, एक्सपेंशन करती रहेगी, तो बढ़ेगा, और भी आगे बढ़ने के चांसेस हैं पूरे। बट अगेन अच्छा खासा ये ऊपर की तरफ में मूव कर चुका है, और इसका जो पी रेशियो है जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि लो लेवल के ऊपर में इसका जो पी बनाया है इसने पिछले लगभग 5-6 सालों के अंदर वो लगभग 22 का बनाया है, जो कि अभी के हिसाब से 29 का पी रेशियो है। तो अगर मार्केट में अगर स्लो डाउन आता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है, अगर नीचे जाता है निफ्टी या ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये स्टॉक ये भी नीचे जाएगा, और ये लगभग 22-20 के पी रेशियो के आसपास में जा सकता है, जिसका मतलब हो सकता है कि शेयर आपको और सस्ता मिले फ्यूचर के अंदर में, चांसेस है। तो अब इस टाइप के जो स्टॉक में किस तरीके से हम लोग बाइंग अगर करना चाहते हैं, अगर इस कंपनी में हमें लगभग दिख रहा है कि यार मुझे भी ग्रोथ दिख रही है इस कंपनी के अंदर में, तो साफ साफ ही दिख रही है, मुझे भी पैसा लगाना है, तो किस तरीके से लगाएं? तो ऐसी कंपनियों में जैसे मान के चलो 1 लाख रुपये आपको लगाना है, तो 50,000 रुपये यहाँ पे लगा दो। 30% यहाँ से अगर आपकी इस लेवल से अगर 30% गिरता है, तो वहाँ पे 30,000 रुपये और लगा दो। उससे अगर यहाँ के प्राइस से 50% गिर जाता है, तो 20,000 और लगा दो। तो आपके 3 टुकड़ों में बाइंग हो जाएगी, और अच्छी खासी एवरेजिंग प्राइस आपको मिल जाएगी, जो कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आता है तो उसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो दिस इज माय व्यू ऑफ अबाउट से बाइंग एंड सेलिंग इन दिस कंपनी। बाकी अब मेरे को जो नंबर्स हैं, फ्यूचर है, मैनेजमेंट की बात देखते हुए, मार्केट को देखते हुए, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है, उठाने लायक लग रही है। एंड
बाकी शॉर्ट टर्म व्यू भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म व्यू भी इस कंपनी के ऊपर में अच्छा नज़र आ रहा है। स्टॉक एसआईपी भी चालू करने लायक कंपनी लग रही है। सो दीज व्यूज़ आर माई पर्सनल। बाकी एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, दीज ऑल द व्यूज़ इज़ माई पर्सनल व्यू ऑन दिस कंपनी। एंड साथ में आपको कोई भी डिसीजन बनाना है अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही अपना फाइनेंशियल जो असली पैसा लगाने के बारे में सोचना है। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू ऑन दिस कंपनी। फाइनली कोई भी आप लोग जो है अपनी राय होती है इस कंपनी के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव, आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ताकि और पूरी राय बताएं। छोटा सा लिख के ना छोड़ेंगे आई डोंट एग्री एंड आई एग्री विथ यू, एक 2 वर्ड्स का और लाइन लिख दें ताकि दूसरे जो व्यूअर्स देखते हैं और पढ़ते हैं तो उनको एक अच्छा नॉलेज मिलता है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर में। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलता है नई पूरी वीडियो में। फाइनली सी यू टुमारो।